नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो जैसा कि हम लोग तेज़ी से रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके तहत ये एक और वीडियो हो जाएगा यूपी स्पेशल में, जिसमें हम बात करेंगे खनिज वन्य संपदाओं के बारे में और वन्य जीव से संबंधित, जिसमें हम वन्य पक्षी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क है ना, और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब देखेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पूछता है किस जिले में अवस्थित है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है यूपी स्पेशल। ये हमारा जो है टॉपिक है, तो इसमें चीज़ें आज हो जाएंगी कवर। ठीक है ना, और जो भी आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसमें किसी बात की संदेह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। खनिज, सबसे पहले खनिज को देखेंगे, फिर हम वन्य जीवों की तरफ चलेंगे। तो खनिज, तो 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम को 2020 में क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, 1974 में क्या कर दिया गया था? राज्य खनिज विकास निगम को स्थापित किया गया, 2020 में उसे खत्म कर दिया गया है। 1998 में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को दिया गया उद्योग दर्जा दे दिया गया। खनिज विकास को स्टैटिक ही है, तो हमें इसे बस रिवाइज करना। नई खनन नीति 2017 में रॉयल्टी लक्ष्य को 1.85% से बढ़ा करके 3% तक कर दिया गया है, रॉयल्टी वाले लक्ष्य को। भारत में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 5% के आसपास है, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन चलता रहता है, तो मोटा मोटी 5% है। राज्य के कुल जीवीए में खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.7% है। हम देखते हैं इलाहाबाद, झांसी मतलब प्रयागराज कह सकते हैं, सहारनपुर सकते क्या कहना ही है, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर आदि 12 जिलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें खनिज बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जितना पठार के क्षेत्र में, यानी कि हम कहें छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाला जो क्षेत्र उधर आप देख रहे हैं, इस बेल्ट में आप लोग तो नहीं देख पाएंगे, ये वाला जो बेल्ट है ये पूरा, ठीक ध्यान से देखिए आप। तो इसमें क्या है, जिसमें जिले आप देख रहे हैं, टोटल 12 जिले हैं जिनमें खनिज संपदाएं बाहुल्य क्षेत्र हम देखते हैं। राज्य में मिलने वाला प्रमुख अगर खनिज देखेंगे तो चूना पत्थर, सिलिका सैंड, क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूपी में कौन सा जो है खनिज पाया जाता है। बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकार जो गेरू होता है ना, उसका भी इस्तेमाल आमतौर पर रंग रोगन, फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, गंधक व कोयला आदि हम देखते हैं। राज्य में मिलने वाले प्रमुख उप खनिजों को अगर हम देखेंगे तो बालू सामान्य वाला, मोरंग, बजरी, इमारती पत्थर, संगमरमर, कंकड़, सोरा और लाइमस्टोन। ठीक है, ये सब हम कहेंगे उप खनिज हैं। पूछ लेता है आमतौर पे, इसको इसलिए याद रखना होता है इस वाले को कि पूछ लेता कौन सा नहीं पाया जाता है यूपी में, ये पूछता है ज़्यादातर में। तो चूना पत्थर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें तो हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी वाला जो है, दक्षिणी वाला यूपी, उन क्षेत्रों में हम देखते हैं ये सब खनिज पाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है उधर उस क्षेत्र में। राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का जो लगभग आधा हिस्सा कोयले से ही हम देखते हैं। चूना पत्थर पाया जाता कहाँ पर? गुरमा, कनाच, बाबूहारी, मिर्जापुर वाले क्षेत्र में, और कजराहट, सोनभद्र में। तो कहाँ पाया जाएगा चूना पत्थर? मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिले याद रखने हैं। कोयला कहाँ पाया जाएगा? सोनभद्र में। हमारे यहाँ वही सिंगरौली है, सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र हम देखते हैं, वहाँ पे रियंद परियोजना भी है। तो सोनभद्र काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ वहाँ हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोनभद्र से बनते हैं। हम चर्चा करेंगे, अभी जनजातियों पर भी चर्चा कर लेंगे अगले वाले पार्ट में, क्योंकि अब मुझे लगता है लगभग यूपी का कुछ एक और दो या तीन और पार्ट आएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैं जितना करा चुका हूँ, आज ही 2 हम लोग कर लेंगे। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ये कई बार प्रश्न बनता है। तो बांदा से बॉक्साइट मिलता है, चंदौली से। ठीक है ना, चंदौली में ही चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हम देखेंगे, जो अभी पढ़ेंगे आगे। कोयला हमने देखा सोनभद्र में। चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों जगह पे था। डोलोमाइट पाया जाता है मिर्जापुर में, सोनभद्र में, बांदा और चंदौली, 4 जगहों पे पाया जाता है। मोटा मोटी सामान्यतः जो है ज़्यादा जो पाए जाते हैं उनका नाम लिया गया है। कांच बालू जो सिलिका सैंड होती है, सिलिका बालू में सामान्यतः सिलिका हम देखते हैं ना, तो उसमें वो कहाँ पाया जाएगा? प्रयागराज में, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी में। पोटास लवण जहाँ पाया जाता है वो राज्य जिले हो जाएंगे प्रयागराज, चंदौली, बांदा, सोनभद्र और झांसी। एंडोलुसाइट पाया जाता है मिर्जापुर में, सोनभद्र में,
पायरोफिलाइट जो पाया जाएगा वो हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में पाया जाता है। ठीक है ना। हाँ, महोबा सबसे छोटा होएगा, लखीमपुर खीरी, महोबा। ठीक, तो वो तो हम लोग उसका जो है भौतिक विभाजन में, भौतिक जो क्लास था फिजिकल ज्योग्राफी के तहत, उसको हम पढ़ चुके हैं। कांच बालू जिसे सिलिका सैंड, दोबारा हो गया क्या ये? हाँ, एंडोलुसाइट पाया जाता है मिर्जापुर सोनभद्र में, पायरोफिलाइट पाया जाता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा में। सेल खड़ी कहाँ से पाई जाती है? हमीरपुर और झांसी में सेल खड़ी पाई जाती है। पाइराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। राक फास्फेट पाया जाता है बांदा और ललितपुर। क्वेश्चन थोड़ा बन जाएगा इस बार, है ना, आमतौर पे ऐसे प्रश्न से। फायर क्ले जो पाया जाएगा बांसी मकरी खो, ये जगह है उसका जो है मिर्जापुर का और सोनभद्र। हीरा कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। हीरा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर वाले क्षेत्र में ही, तो बांदा और मिर्जापुर। सोना तांबा सिर्फ ललितपुर से। नहीं, उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो ठीक है, वो तो KGF मूवी वगैरह, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो हम हीरे के मामले में तो अलग अलग क्षेत्रों में हम मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे, पन्ना की तरफ बढ़ेंगे फिर, है ना। यूपी की बात हो रही। सोना कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र तथा सोन, शारदा एवं रामगंगा के रेत में पाया जाता है। लेकिन स्पेशली याद रखेंगे, सोनभद्र का सोन, शारदा और रामगंगा में हम देखते हैं पाया जाता है सोना कुछ मात्रा में। लेकिन अगर जिले में बात करेगा तो तांबा और सोना ललितपुर वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, जिलों में, सोनराय क्षेत्रों में। ठीक है ना। बाकी इसको भी याद रखना है, सोनभद्र के नदियों में कुछ। प्लेटिनियम भी पाया जाता है कुछ मात्रा में ललितपुर में। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। ललितपुर समझ रहे ना, वो आप देखिए मैप में, ये जो ललितपुर है ना, ललितपुर फिर झांसी, यही ये सोनभद्र है, यही तो है हमारा यूपी। तो कुछ इस टाइप का ही हमारा यूपी हम देखते हैं। बढ़िया तो नहीं बना, यहाँ ऐसे है। हाँ, तो ये ललितपुर वाला हिस्सा है। और वो संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक, एबेस्टस पाया जाता है मिर्जापुर और झांसी में। एबेस्टस मिर्जापुर और झांसी में। इसको एक से दो बार आप रिपीट जरूर करेंगे, क्योंकि एक साथ एक ही बार में याद हो जाए बड़ी जरूरी नहीं है ना। जिप्सम जो हम देखते हैं झांसी और हमीरपुर, साइंस में, अब चूंकि रेलवे का भी एग्जाम अगर आप देंगे तो साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जिप्सम मतलब क्या हो जाता है? जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? हाँ, आमतौर पे क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट जोड़ देते हैं, वो अलग बात है। तो POP होता है ना, POP से भाई कई बार प्रश्न बनता है। तो कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा जल मिला दीजिए, 2H2O, वो बन गया POP, है ना, कैल्शियम सल्फेट, आधा जल मिलाने पे। चलिए, सैंडस्टोन पाया जाता है अहरौरा मिर्जापुर में। डायस्पोर पाया जाता है हमीरपुर, ललितपुर, झांसी और महोबा में। यहाँ ये जो अभी टॉपिक जो चल रहा है ये आसान बहुत नहीं होता है जब तक इसको एक से दो बार रिवाइज ना करें आप, क्योंकि वो सब जिले हैं, सब जिले से, तो थोड़ा सा सोचते हुए इसको आप रिवाइज करेंगे। मैग्नेसाइट बांदा और चंदौली में। ग्रेफाइट पाया जाता है हमीरपुर और चुनार वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर, है ना, चुनार का किला कई बार सुनते रहे होंगे आप लोग, मिर्जापुर में। ठीक, ग्रेफाइट, आमतौर पे ग्रेफाइट इस्तेमाल की जाती है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन जो है कार्बन का शुद्ध अपर रूप है, तो ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरीन है, नहीं, उसका कार्बन का शुद्ध अपर रूप होना। और ये आमतौर पे कैसी होती है? ये सुचालक होती है ना, पेंसिल में जो इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। चाइना क्ले पाया जाता है मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। वेराइट्स पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। फेल्सपार पाया जाता है झांसी में, फेल्सपार झांसी में। गेरू पाया जाएगा बांदा में, है ना। ओकर भी कहते हैं गेरू को, अभी हम जनजातियों को भी पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें जौनसारी अलग अलग जनजातियां होती, तो कुछ जो है काम ही यही होता है। एंडुलोसाइट पाया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं कहाँ, भंडारण में। तो
एंडलूसाइट में उत्तर प्रदेश प्रथम है भंडारण के मामले में। डायस्पोर उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे रह रहा है इस समय आमतौर पे। चूने पत्थर के भंडारण में दूसरा है और कांच बालू के उत्पादन में भी दूसरा है। ठीक, बाकी हम राजस्थान वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वन और वन्य जीव, ठीक है ना। तो हम चर्चा करेंगे वन्य जीव में, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2019 को जारी वन रिपोर्ट जो 16वीं थी, उसके तहत हम देख रहे हैं राज्य में वन आच्छादन जो एरिया है हमारा टोटल 6.14%। उस डेटा के अनुसार कितना, यहाँ ध्यान रखेंगे डेसिमल है, ठीक है ना। 14,805.65 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। राज्य में वृक्षादन जो है 3.04%, यानी कि 7,342 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, वनाच्छादन वृक्षादन दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पे वृक्षों की बात हो रही है, यहाँ वनों की टोटल ओवरऑल। राज्य में वन एवं वृक्षादन सब मिलाएंगे तो जोड़ लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 9.18%। भाई इनको जोड़ लीजिए, वनाच्छादन वृक्षादन दोनों को। इसमें मतलब यह है कि लोग आमतौर पे बागवानी इत्यादि कर रहे होते हैं, रोड के किनारे आसपास में जो हम वन देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, उन सबको ऐड करते हुए। तो टोटल जो है वन और वृक्षादन जो हो जाएगा 9.18% टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 22,147.65 वर्ग किलोमीटर हम देखते हैं। राज्य में जो झाड़ियाँ होंगी वो 0.24%, 586.52 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में हम देखते हैं। तो ये डेटा याद रखेंगे, 6.1%, 14,805, और टोटल ओवरऑल भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 15वें से 16वीं वन रिपोर्ट के बीच वनावरण में कितने की वृद्धि हुई 15वें के बाद, इतना 16वें में 2019 में जब हम देखते हैं 0.87%, यानी 126.65 वर्ग किलोमीटर जो है वन आवरण बढ़ा है। वृक्षावरण में कमी देखी गई है ना। बीच वृक्षावरण में कमी इसलिए क्योंकि जो भी थोड़े से अंजर बंजर जमीन थे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तेजी से, तो सब लोग उसको आप आसपास एरिया में देख रहे होंगे, है ना। तो लोग क्या है उसको काट पीट करके खेती करना शुरू कर दिए। आप इस क्षेत्र में देख रहे हैं, पहले पता चला खेलने पहुंच जाते थे, अब वो भी मौका नहीं, हो गन्ना लगा है भयंकर, है कि नहीं। तो कम हुआ है। कुल वनाच्छादन में खुला, मध्यम सघन व अति सघन क्रमशः हम देखेंगे। वनाच्छादनों में खुला जो है 54.77%, मध्यम सघन में अगर हम देखते हैं 27.55%, और अति सघन वन क्षेत्र जो होते हैं 17.67% हम एरिया में देख रहे हैं। कुल क्षेत्रफल में रिकॉर्डेड जो अभिलिखित है वन क्षेत्र का 6.88%, यानी कि 16,582 वर्ग किलोमीटर। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित जो वन है 72.79%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98%। यह ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन और संरक्षित वन, है ना, जिनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो इतने हैं। उसके बाद कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकरण जो वन होंगे 20.23%, यानी 3,354 वर्ग किलोमीटर, और संरक्षित वनों में 1157 वर्ग किलोमीटर, आरक्षित वनों में 12,071 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्र में झाड़ियां जो हम देखते हैं 0.22%। अब जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, हालांकि ये प्रश्न बनेगा सारे के सारे, जो थोड़ा सा अंदर की ओर जाएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो सामान्यतः ये वाले प्रश्न पूछता है कि सबसे कम सबसे ज़्यादा, है ना। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, ठीक है ना। सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, खुला जो है वन क्षेत्रफल है सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला ओवरऑल में तो सोनभद्र है 2540 वर्ग किलोमीटर टोटल। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों में अगर हम देखेंगे तो पहला होता है सोनभद्र, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा होता है मिर्जापुर, उसके उपरांत चौथा पीलीभीत, ठीक है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को क्या है अवार्ड दिया गया 2x लिखा होता है, मतलब 2 गुना बाघ के लिए। हालांकि अब 2.5 गुना से अधिक होने लग गए हैं, आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में भी खूब देखे जा रहे हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है ना भाई, सबसे कम भदोही में, सर्वाधिक सोनभद्र, ध्यान रखेंगे टॉप पे सोनभद्र। हालांकि आपको 5 भी याद रखने हैं, और सबसे लास्ट जो होएगा वो भदोही, है ना। तो ये जो है
आपको डेटा याद रखनी होगी। मात्र कितना वर्ग किलोमीटर? 3 वर्ग किलोमीटर, उसका 25-40 है ना। टॉप 5 में सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, ठीक है ना। ये दोनों पड़ोसी और ये दोनों पड़ोसी, क्लियर। पहले ये, फिर दूसरे पड़ोसी का नंबर, फिर इसके पड़ोसी का, फिर उसके पड़ोसी का, ऐसे याद कर लेंगे आप आसानी से, भूलेंगे नहीं। हाँ, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों में अगर हम देखेंगे तो भदोही, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर, ठीक है ना, संत कबीर नगर। तो भदोही, मऊ, भदोही तो हम जानते हैं लास्ट है, फिर मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। टॉप 5, टॉप 4 और लास्ट 4। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले हो गए। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, अगर हम प्रतिशत के मामले में भी बात करेंगे तो सोनभद्र सर्वाधिक, उसके पूरे एरिया में 37.79% जो है क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है, ठीक ठाक है तुलनात्मक रूप से। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले अगर हम चार जिलों की बात करेंगे तो जिसमें परसेंटेज में ज़्यादा है तो यहाँ पर सोनभद्र पहले पर है, फिर चंदौली दूसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे पीलीभीत और चौथे नंबर पर मिर्जापुर। उसके क्षेत्रफल के अनुसार उसका कितना वन प्रतिशत है उस हिसाब से पहला पुनः सोनभद्र ही आएगा, फिर चंदौली, उसके उपरांत पीलीभीत, फिर मिर्जापुर, ठीक है ना। और सिर्फ ओवरऑल अगर हम बात कर रहे थे वन क्षेत्रफल में तो कौन था? सोनभद्र, हाँ, खीरी और मिर्जापुर, पीलीभीत, ठीक है ना, ठीक, पीली कर दीजिए। और इसमें परसेंटेज में सोनभद्र, उसके उपरांत है चंदौली, फिर पीलीभीत, मिर्जापुर, ठीक है। अब सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला अगर हम बात करेंगे तो भदोही, ठीक है ना, तो भदोही रहेगा 0.31%। सबसे कम अगर हम बात करेंगे परसेंटेज के मामले में तो 4 जिलों में भदोही, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं, ठीक है ना। तो वो उसमें संत कबीर नगर हम देखते हैं, मऊ देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है? मैनपुरी, देवरिया और बदायूं है। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय वन। ये कई बार प्रश्न बना है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूंकि हमारा उत्तर प्रदेश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर है, कर्क रेखा से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वन। थोड़ा ज़्यादा ऊपर होता तो हम शीत या शीतोष्ण की ओर जाते, तो अभी तो उष्णकटिबंधीय रहेगा। ये थोड़ा सा है गर्म वाले क्षेत्र में ही, गर्म और सर्द दोनों होता है, तो पर्णपाती भी पाया जाता है। राज्य का पहला जो वन ग्राम बनाया गया है, ये कई बार प्रश्न बना है, वेलहथी ग्राम सोनभद्र। ये वन ग्राम का जो कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों के समय में चलता था, है ना। साउथ में भी कई बार फिल्माया जाता है इन ऐसे फिल्मों से, ऐसी कहानियों से चीज़ें जो हम देखते हैं, तो याद रखेंगे बस। वन ग्राम क्या है? मतलब गांव के लोग ही उसमें संरक्षित करते हैं, उसके लिए जिम्मेवार होते हैं बचाने के लिए। तो वेलहथी ग्राम सोनभद्र में, क्योंकि वहाँ जनजातियाँ ही होती हैं सामान्यतः, और जनजातियाँ ही वन ग्राम के लिए जानी जाती हैं। वन उत्पादनों में अगर हम चर्चा कर लेंगे तो कत्था बनाया जाता है खैर वृक्ष, और खैर से क्या हो जाता है? जनजातियाँ बन जाती खैरवार। अभी हम पढ़ेंगे उनको भी। खैरवार जनजातियाँ आमतौर पे क्या करती थी? खैर का खैर बनाना, बेचना, ये सब, मतलब कत्था, जो पान खाते हैं ना वो वाला। तो कत्था जो है बनाया जाता है, खैर का पेड़ होता है। बीड़ियाँ जो बनाई जाती हैं, तेंदू का पत्ता होता है, वनों से बीड़ियाँ बनाई जाती हैं। तेंदू का पत्ता, ये वृक्ष होता है, उसका पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगेगा कि साल जो साखू होता है उस टाइप का दिखता है अगर बीड़ी आप गौर से देखेंगे तो, लेकिन वो तेंदू होता है, ठीक है ना। इन क्षेत्र अपने इस आसपास के जंगलों में भी पाया जाता है। हाँ, माचिस की तीली और डिब्बी जो बनाई जाती है वो सेमल की, अर्जुन की और गुरेल वृक्ष की बनाई जाती है। फिर से माचिस की जो तीली और डिब्बी जो बनाई जाती है, सेमल, अर्जुन और गुरेल वृक्ष। अर्जुन जो होता है सामान्यतः हार्ट के लोगों के लिए। अब ये भी देख लीजिएगा, हालांकि ये शब्द ऐसा है कि आमतौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं तो विकृत रूप में, है ना, तद्भव के रूप में। ये तो बाकी जानते ही हैं। पत्तल के दोने जो बनाए जाते हैं, अब तो बड़ी समस्या है, प्लास्टिक हर जगह घुस गई है आके। पहले का सही था जो पत्ते से बनाए जाते थे, अब शादी विवाह में आप पत्ते वाले नहीं देख पाएंगे। साउथ में अच्छा है, वो केले का पत्ता रहेगा, केले के पत्ता खाइए और कोई परपंच नहीं, तो वो बेहतर है। तो यहाँ भी बनाए जाते थे दोने जो बनाए जाते थे साखू से,
पलाश से और महुए के पत्ते का इस्तेमाल करके दोना बनाया जाता था। पहले उसको छोटी छोटी लकड़ी से सबको फंसा करके और गरम होता था, गरम करके उसको दबा दिए, बन गया, ऐसा होता था। तो अभी क्या है, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, ये सब चीज़ें। अब सोचिए वो जनजातीय लोग जो आमतौर पे इसका व्यवसाय, इसका काम कर रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, उनका तो ख़त्म है ना। और पॉल्यूशन अलग से फैल रहा है। कुर्सी, मेज और छड़ी ये जब बनाई जाती है तो बेंत, नाम तो सुने ही है, बेंत का पौधा होता है ना। मास्टर लोग पहले बेंत लेके आते थे, है ना, धुलाई हो जाती थी। हरण और बहेड़ा औषधियाँ मिलती हैं आमतौर पे हरण व बहेड़ा के पौधे से ही, नाम ही है, ये सब इस्तेमाल किया जाता है जड़ी बूटियों में। चूड़ियाँ व खिलौने जो बनाए जाते हैं वो लाख से, चूड़ियाँ और खिलौने लाख से बनाए जाते हैं। तारपीन का तेल व बिरोजा हम प्राप्त करते हैं चीड़ के वृक्ष से, ये बहुत ज़्यादा हम हिमालय क्षेत्रों में देखते हैं। तारपीन और बिरोजा किससे? चीड़ के वृक्ष से। वन विकास योजनाएं और परियोजनाएं हम देखते हैं, गवर्नमेंट क्या इसके लिए काम कर रही है। तो यूपी में निजी वन अधिनियम लागू कर दिया गया 1948 वानिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया 1976 में, वानिकी शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई 79 से 80 के बीच में। ठीक, राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजनाओं में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक हैं, तो सामान्यतः ये कई बार प्रश्न बना है, तो कौन सा घातक माना जाता है? गवर्नमेंट चाहती है कि ये ना लोग लगाएं। हाँ, यूकेलिप्टिस। तो शर्मा जी सब निपटवा दीजिए जो है। क्यों क्यों क्या कहते हैं उसे? पारिस्थितिक आतंकवादी कहते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टिस को। क्यों? बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है। तो हाँ, तो मृदा जो है, मृदा जो मिट्टी है हमारी, उसको खराब कर देता है, उसकी शक्ति खत्म कर देता है। तो यूकेलिप्टिस, इसे आतंकवादी कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट चाहती है कि ये ना लगाया जाए। अब वो लोग नहीं जानते हैं ना यार, उसके जगह पे पेड़ ही लगाना है, कोई और लगाइए। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, पेड़ लगाइए, बिल्कुल लगाना जरूरी है। आमतौर पे गांव में क्या होता है, मेड़ है, उसी के किनारे लगा दिया जाता है। तो भाई वो भी लगा दें, ये भी लगा दें, तो चलो दोनों का थोड़ा थोड़ा नुकसान तो होता है, हल्का फुल्का कृषि के मामले में हल्का हो जाता है थोड़ा, लेकिन कम से कम वृक्ष भी रहते हैं। लेकिन अब लोग क्यों यूकेलिप्टिस लगाते हैं? क्योंकि इसका पत्ता पतला होता है ना। अगर आप सागौन लगा देंगे, एक पत्ता गिरेगा, फसल उतना दूर का गया, है कि नहीं? यही तो ज़्यादा देखा जाता है। तो वानिकी परियोजना चल रही है 1998 से 2010 में सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है। कहाँ? जापान के सहयोग से। प्रदेश में 2010 में चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के प्रदेश का पहला जो ग्राम वन जो पहले चर्चा हम लोग कर लिए थे, वेलहत्थी सोनभद्र को। प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही है 2012 से 13 से। 2012-13 में हरित पट्टी विकास योजना। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित हो रही है 7 से 8 में, 2007 से 8 से कंटिन्यू 7 से 8 में शुरू किया गया, चल रहा है 48 जिलों में। राज्य के कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है 2014 और 15 से। तो जो पुराने कार्य जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह वो हम लोग देख चुके हैं। वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई। और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र जो है लखनऊ इटावा में, ये है 2 जगह, लखनऊ और इटावा में जीव प्रशिक्षण केंद्र। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर, एक कई बार पूछा गया है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच में हर वर्ष मनाया जाता है क्या? वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह। किस आर्टिकल में वन्य जीवों की चर्चा की जाती है? 48A। कौन सा संविधान संशोधन था ना, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जानते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान हम देखते हैं तो 2 संचालित और 1 निर्माणाधीन अभी बन रहा है। तो मतलब जो चिड़ियाघर की बात हो रही है, कानपुर, लखनऊ, और एक बन रहा है कहाँ पे? इटावा नहीं, अरे उसको शुरू कराने वाले जो थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने शुरू कराया था। इटावा ही है क्या है, वहाँ पे काम चल रहा है बढ़िया जो है कुछ। अगर मैं थोड़ा सा, आप लोग कमेंट में बताइए क्या है।
जहाँ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ 1921, एलन फॉरेस्ट उद्यान कानपुर, इसी की चर्चा मैं कर रहा था, तो 1974 में। हाँ ठीक, शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान जो काम चल रहा है गोरखपुर में, निर्माणाधीन है, अभी भी काफ़ी समय हो गया काम चलते हुए। तो तीसरा वाला यही है। गलती से मैं क्या कुछ पता नहीं इटावा क्या कुछ बोल रहा था। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी जो उद्यान जो है गोरखपुर में। तीसरा, लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया क्या? तितली पार्क। ठीक है, तितली पार्क हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। वैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तितली जो है भारत में तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड में तितली पार्क पूरा बना है। अगर आप जाएंगे नैनीताल के आसपास तो वहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य में जाएंगे तो तितली पार्क आपको कई जगह पे देखने को मिल जाएगा वहाँ। भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क जो है नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है। भारत का पहला है, याद रखेंगे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये। ठीक, लायन सफारी पार्क मिनी चिड़ियाघर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तो थोड़ा सा यहाँ में कंफ्यूज हो रहा था, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा। ठीक, तो इटावा राष्ट्रीय चंबल है। तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, हिरन सफारी जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में है, हाथियों के लिए। ठीक है, उसके उपरांत हम बात करेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विस्तृत है कौन सा है? चंबल है ना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य जो है चंबल नदी क्षेत्र में ही हम देखते हैं, उस पूरे क्षेत्र में। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र जो है, डॉल्फिन सूचना केंद्र, जो गंगा डॉल्फिन है हमारी राष्ट्रीय मछली भी है ना, तो डॉल्फिन सूचना केंद्र भी चंबल नदी में है। भालुओं के पुनर्वास हेतु जो रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है वो मथुरा में, और मयूर संरक्षण, मोरों के लिए जो बनाया गया है वृंदावन। तो आप देखेंगे वहाँ मोर लगा करके पंख लोग नाचते हैं खूब, तो हाँ वृंदावन मोर पंख, हाँ इसीलिए उस क्षेत्र में वो पहले से ही लगाते थे अपने मुकुट में। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की जो प्रजातियां हैं 500 से अधिक प्रजातियां हैं, और सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलती हैं जो अब उसी चंबल वाले क्षेत्र में। ठीक है ना, चंबल अभ्यारण्य में। जो प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक ही है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, है ना, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। सबसे बड़ा तो यही है। अभी जो है अभी जब हो जाएगा तो देखा जाएगा। रानीपुर को जो है काम चल रहा है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अभी वन्यजीव अभ्यारण्य में ही है, वो वन्यजीव अभ्यारण्य ही रहेगा। 1977 वो हो जाएगा तो देख लिया जाएगा। 1977 में इसको घोषणा की गई थी, और प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य भी दुधवा नेशनल पार्क ही है, जो 1987 में घोषित कर दिया गया कि ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 1977 में दुधवा नेशनल पार्क को जो है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। ये दोनों तथ्य यहाँ से याद रखेंगे स्पेशली। प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है अमनगढ़ बिजनौर वाले क्षेत्र में 2012 में कार्बेट के बफर जोन के रूप में इसको घोषित किया गया है, उसी के पड़ोस वाले क्षेत्र में हम देखते हैं। हालांकि बिजनौर अमनगढ़ याद रखेंगे। प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत 2014 में इसको घोषित किया गया। बहुत तेजी से इसने जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और तेजी से ग्रो कर रहा है। इसकी चर्चा मैंने किया था, इसको अवार्ड भी मिल चुका है। बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजातियां शेरवन, डुआलिस व स्पीड हेयर पाई जाती है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क में बहुत कुछ है अच्छी चीज़ें, जैसे दोनों सींग वाले गेंडा यहाँ देखने को मिल जाते हैं, एक बिना सींग का, एक 2 सींग का और एक सिंगल सींग का। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे गेंडा भी देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग जीव भी है। बारहसिंगा दुर्लभ प्रजातियाँ जो हम देखते हैं दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में, अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद का मेजा कोरमा क्षेत्र जो है काले हिरण के लिए फेमस है। राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की गई 2014 में। कुकरेल लखनऊ स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र 2016 में घोषित किया गया। जैव विविधता विरासती स्थल जो है वो हो जाएगा। पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व जो हम दुधवा टाइगर रिजर्व ही देखते हैं, क्योंकि उसी पे काम ज़्यादा किया जा रहा है, एक ही है ये हमारे पास अभी। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या टोटल जो है अभी तो और बढ़ गई है, ठीक है ना। तो अभी ये अभी तो पुराना डेटा है, नया वाला आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तेंदुओं की संख्या ये भी 2018 तक ही है 316, है ना, और उसमें 173, मतलब कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, अभी संख्या और ज़्यादा हो गई है। प्रदेश में गांगे जो गंगा की डॉल्फिन है जिसे सुइस कहा जाता है,
तो 2018 में 1275 हो गई थी। ठीक, राज्य में वन विभागाधीन वन्यजीव विहार हम देखेंगे तो 11 टोटल हो जाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, वन्यजीव विहार। पहला याद रखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर चंदौली में, चंद्रप्रभा चंदौली, ये हमें जिले जरूर याद रखने हैं। च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, थोड़ा आसान हो जाता है। किशनपुर वन्यजीव विहार 227 वर्ग किलोमीटर में हम देखते हैं लखीमपुर खीरी, 1972 में इसको स्थापित किया गया, और चंदौली 1957, डेट चंदौली का याद रखना है। दूसरा जो हम देखेंगे दूसरे समय पे तो किशनपुर, पता है ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से शुरू है ना, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी 1972। करतनिया घाट वन्यजीव विहार, करतनिया से कई बार प्रश्न बनता है, 400 वर्ग किलोमीटर है, तो बहराइच में। हमें याद रखना है किसान वन्यजीव, ये तो आप लोग जानते ही हैं भाई, आप लोगों का जीवन यापन। उसके बाद करतनिया, बहराइच, फिर जो रानीपुर है, रानीपुर वन्यजीव विहार 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तो चित्रकूट में, है ना। तो रानीपुर चित्रकूट, थोड़ा सा ऐसा नाम समझ में आ रहा है कि चित्रकूट वहाँ रानी रहती थी, सीता जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ऐसे याद हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है सबसे छोटा है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है। 5.4 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा ललितपुर में 1970 में स्थापित किया गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, सबसे छोटा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हम जानते हैं कि ये 3 राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और औरैया में यह विस्तारित है, 635 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे, अभी सबसे छोटे के बाद सबसे बड़े की तरफ हम जाएंगे। नाम है, आप देख ही पा रहे हैं, हस्तिनापुर, ठीक है ना, नाम हो जाएगा हस्तिनापुर। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में, हम कैमूर को देखते हैं मिर्जापुर और सोनभद्र में। उसके बाद हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो सबसे बड़ा है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है टोटल, है ना। जिले हम देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर। 1986 में इसको स्थापित किया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, नाम है हस्तिनापुर। याद रखने का आसान तरीका क्या है, हस्तिनापुर साम्राज्य बड़ा था ही, है ना, और कई सारे जिलों में था, तो मेरठ वही क्षेत्र है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बस ये जो है फर्स्ट और लास्ट आपको मतलब आसान किसी भी एग्जाम में पूछ लेता फट से, बाकी सबको तो ध्यान रखना ही है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कई बार पूछता है, तो सुहागी बरवा महाराजगंज, ठीक है ना। देखिए कुछ न कुछ क्लू आप बना करके कुछ न कुछ तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं आमतौर पे जैसे हस्तिनापुर तो चलिए ठीक है, कैमूर का मिर्जापुर सोनभद्र, तो मिर्जापुर कैमूर थोड़ा सा एक टाइप का लगता है, तो याद हो गया, सोनभद्र पड़ोसी है। सुहागी बरवा, तो देखिए सुहाग आमतौर पे जिसके महाराज रहेंगे, है ना, मतलब राणा, जो राजा और रानियों की बात करते हैं, ऐसे याद हो जाता है, बस उसमें क्या है हमें याद रखना है ना। तो जिसके महाराज होंगे, मान लीजिए राजा रजवाड़ों के टाइम की बात हो रही है, तो सुहाग वही होता है ना, तो महाराज। सुहेलवा बहुत बार पूछा गया है, सुहेलवा वन्यजीव विहार, ये भी क्या हो जाएगा, बलरामपुर और श्रावस्ती, सुहेलवा, ठीक है ना, सुहेलवा, बलरामपुर और श्रावस्ती। तो बलरामपुर हमारा सबसे पूर्वी क्या हो जाएगा, जिला हो जाता है 1988 में। तो इसको भी आसानी से आप चाहे तो 1-2 बार पढ़ के भी याद हो जाएगा, नहीं तो कुछ आप लिंक कर सकते हैं। पीलीभीत तो भाई नाम ही है, पीलीभीत दिमाग नहीं लगाना है, 2014 में, ठीक है ना, 2014 पीलीभीत, थोड़ी देर पहले भी हम पढ़े थे। वन्यजीव अभ्यारण्य 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पीलीभीत से थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न बढ़ने का चांसेस बनता है, वैसे सबको याद रखना है। अब हम देखेंगे, अंतिम वाला हो गया, उसके बाद हम देखेंगे पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा महावीर स्वामी। चंद्रप्रभा कहाँ है, जो सबसे पहला था 57 में चंदौली, भाई 1900 लगा लीजिए। हस्तिनापुर अलग अलग राज्यों में है, हम मेरठ के आसपास अमरोहा वगैरह 4-5 जिलों में देखते हैं। हाँ एक बार और ये थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, चूंकि बड़ा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई 1886 में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई है। बाकी 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना, 5 जिलों को भी ध्यान रखना है।
और महावीर स्वामी तो हमें पता है एक ही जिला है ललितपुर, ठीक है ना। वन विभागाधीन पक्षी विहारों की अगर चर्चा करेंगे, ये बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है। अब हम पक्षी विहारों की बात करेंगे तो पक्षी विहार आमतौर पर सरोवर, ताल, तलैया इत्यादि होते हैं, जिनको हम कई बार देखते हैं और रामसर कन्वेंशन में भी शामिल किया जाता है ना। तो राज्य वन विभागाधीन पक्षी विहार को बात की चर्चा करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में है, ठीक है ना। चंद्रशेखर आज़ाद उन्नाव के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। 2.25 वर्ग किलोमीटर, इसमें कुछ इतना ही रहेगा, इस टाइप के ही आप देखेंगे, क्योंकि ये ताल सरोवर होते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तो नहीं होते हैं। 1984, उसके उपरांत हम लाख बहोसी बात कर लेंगे तो लाख बहोसी कन्नौज में। 1988 में ये थोड़ा सा 80.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सांडी पक्षी विहार, सांडी हरदोई वाले लोग 1990, ठीक है। जैसे मैं लिंक करता हूं तो फिलहाल आप कर लो, मैं अभी यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ। बखीरा संत कबीर नगर 1990। उसके बाद ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में ओखला हम देखते हैं। समन, यहाँ समान या समन लिखा है, परेशान नहीं होना है, समन या समान तो मैनपुरी, ठीक। विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में विजय सागर पक्षी विहार हम देखते हैं। पटना से बिहार नहीं जाना है, पटना से एटा पहुंच जाना है, ठीक है ना। पटना से कहाँ जाना है हमें, एटा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे जहाँ पे थोड़ा सा मैं सर्कल बना रहा हूँ। फिर सुरहा ताल को अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जा रहा है। सुरहा ताल बलिया वाली बात होगी, क्योंकि बलिया से ये चीज़ें भारत यूपी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जो क्रांति शुरू हुई थी बलिया से ही। या हम पूरे भारत के संदर्भ में बात करें तो बलिया से स्टार्ट हुआ था 1991 में। फिलहाल यूपी के क्षेत्र में तो हमें याद ही रखना है। सुर सरोवर आगरा में रहेगा 1991 में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है बेती कुंडा प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। प्रतापगढ़ याद रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। शेखा अलीगढ़ है ना, तो शेख लोग मुस्लिम नाम हो जाएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम नाम है, हो गया। एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया रिजर्व के रूप में, ठीक है ना। और अब अन्य तथ्यों की चर्चा हम करना चाह रहे हैं। सबसे लास्ट वाला शेखा है जो कई बार प्रश्न बना है, सबसे अंतिम, ठीक। अलीगढ़, ठीक। एटा पटना जो है, एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया है रिजर्व के रूप में। राज्य का पहला पक्षी चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज है ना। सबसे बड़ा लाख बहोसी और सबसे छोटा वाला जो अभी है कहाँ गया, शेखा झील बिहार अलीगढ़ में, ठीक है ना। तो मात्र इतना ही है। लाख बहोसी हम देखते हैं 80 दशमलव यानी 80 के आसपास वाले क्षेत्रों में हम, ये है टोटल अगर आप देखेंगे तो 80.23 वर्ग किलोमीटर जो है हो जाएगा लाख बहोसी का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य वन्य जीव विहार जो अभ्यारण्यों को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, क्वेश्चन कई बार समसपुर से बनता है। उसके बाद पार्वती अर्गा गोंडा में, पार्वती अर्गा क्या है, वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ रहेगा वाराणसी में, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी। केंद्र द्वारा शेखा झील अलीगढ़ में विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय पक्षी विहार है, तो हम शेखा पढ़ लिए हैं, सबसे छोटा भी है, ठीक है। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम प्रदेश है, बहुत ज़्यादा इसमें तो नहीं है। प्रदेश की पहली खनिज नीति अगर हम देखेंगे तो दिसंबर के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ बिंद क्रम की शैलियाँ, शैल मतलब पहाड़ हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। इसमें चर्चा हमें करनी है खनिज की, तो फटाफट थोड़ा सा डिटेल्स में हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुनमा, हालांकि इनकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं तो मुझे लगता है इसकी चर्चा दोबारा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट में पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। डोलोमाइट कहाँ है तो अलग अलग क्षेत्र में डबल काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन संपदाओं में कह रहा सरकार द्वारा घोषित नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर है ना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल का क्या है 33.33% होना चाहिए। 60% पर्वतीय और 25% मैदानी, ठीक है।
वन आच्छादित होना आवश्यक है, ये कई बार प्रश्न बन जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति में राज्य के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जा रही है इस तरीके से, हालांकि किसी भी देश के अंदर 1/3 होना चाहिए। जनसंख्या, कृषि और औद्योगिकीकरण का वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में वनारोपण कार्य को व्यापक पैमाने में संचालित किया गया है, जिसके तहत हम कुछ काम देखते हैं, योजनाएं देखते हैं, है ना। तो योजनाओं को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा दिख पा रहा है कि नहीं। सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वनीकरण, वही है सामाजिक वानिकी। ठीक, सर्वप्रथम 1976 में इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर व साथ में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में 1979 से 80 के बीच में उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी, जो पहले भी हम पढ़े हैं। उद्देश्य क्या है? हरियाली के क्षेत्रों में विस्तार तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। दूसरा, जलवायु लकड़ी हेतु यूकेलिप्टस तथा चारा हेतु सुबबूल का उत्पादन का। तीसरा, कागज एवं लुगदी के लिए सहजन तथा रेयान और माचिस उद्योग के लिए अर्जुन के वृक्षों को लगाना। चौथा, सिल्क और शहतूत तथा तेल के लिए कांगी एवं चर्म उद्योग के लिए बबूल के वृक्षों का रोपण करना। पांचवा, अगर हम लक्ष्य देखेंगे, भूमि संरक्षण में सहायता प्रदान करना, साथ साथ में मृदा की उर्वरता को बचाए रखना। पारिस्थितिकी, छठा, पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता का संरक्षण करना। सातवां काम जो हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर को सृजन करना। ग्रामीण, आठवां, ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, है ना। सामाजिक वानिकी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठनों में देखेंगे तो कृषि वानिकी, सामुदायिक या सार्वजनिक वानिकी और शहरी वानिकी, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभियान है। बाकी उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1998 में शुरू किया गया है ना। इसमें सहायक कौन है? तो विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक, ठीक है ना। बाकी इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार समीपस्थ 40 गांवों के पहली बार सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार करके ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों द्वारा क्रियान्वित किया गया। उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन, हमें ध्यान रखना है, बस इसको इसलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किसकी मदद से शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन जापान और यूपी सरकार 2010 से, ठीक। 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले 20 वन प्रभागों में उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबंधन का निर्धनता उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही है। ग्रीन योजना एकदम से याद रखना है, ऑपरेशन ग्रीन योजना। वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी, है ना। और इसका सीधा सा मतलब है हमें क्या करना है, वन लगवाना है। और इसमें क्या है, विद्यालयों तथा निजी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य करना है, सरकारी विभाग हों, विद्यालय हों, इन सभी से। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2007 से 7-8 में राज्य में हरितिमा विस्तार व चेतना केंद्रों, वन पार्कों के अपग्रेडेशन हेतु पुनः ऑपरेशन ग्रीन शुरू कर दिया गया, ठीक। 7-8 में भी 1 से शुरू किया गया था। हरित पट्टी विकास कार्यक्रम 2012-13 में शुरू किया गया है, ठीक है ना। तो पर्यावरण सुधार का, इसमें तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि पर्यावरण सुधार इसका लक्ष्य होगा। वीर अब्दुल हमीद वन और वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये दिया जाना शुरू हो गया 2012 से। कई बार प्रश्न शुरू होता है, 2012-13 से शुरू कर दिया गया कि वीर अब्दुल हमीद वन एवं वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाने लगा। 2 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें हम देखते हैं किसको, जो चयनित संगठन है, और इसके तहत जो व्यक्ति होता है, जो इंडिविजुअल, उसे 1 लाख रुपया दिया जाता है। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, सिर्फ इतने से पूछ लेता कि किस राज्य में ये योजनाएं शुरू हैं, पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है, इतने से भी प्रश्न बन जाता है कई बार, ठीक है ना। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ये योजना 2007-8 से चलाई जा रही है। इसमें वृक्षारोपण व वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नागरिक संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है, नागरिक हो या संस्थाएं हो, उनको पुरस्कृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण, तो देश में सबसे पहले 1956 में वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना की गई, और कहाँ, उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, यूपी में ही पूरे देश का पहला हम कहेंगे। प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र का 1/3 भाग जो है वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में होना चाहिए, ये बात कही गई थी। वर्तमान समय में देखेंगे तो 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव विहार, 2 टाइगर रिजर्व, ये सब हम देख रहे हैं। तो अभी इन सब चीज़ों में दोबारा अब इसमें चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। बाकी टाइगर रिजर्व ये सब पहले हो चुका है। थोड़ा सा दुर्लभ जीवों की बात हम कर लेंगे, ये सब 14 पक्षी विहार, ये सब चर्चा हो गई है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दुर्लभ जीवों में पक्षी सारस इस समय संकटग्रस्त है, जो राज्य का पक्षी है ना, सारस क्रोच। हाँ, संपूर्ण विश्व के कुल 8,000 सारसों में से 40% यूपी में मिलते हैं, जैसे कौशाम्बी, फतेहपुर, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज, इन जिलों में हम सामान्यतः ज़्यादा देखते हैं। गिद्ध संकटग्रस्त हैं और 2011 में की गई गणना के अनुसार पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 2097 है। हालांकि हाल फिलहाल में ऐसा बताया जा रहा है कि क्या हुआ है, जब राम मंदिर पे अब गिद्ध के आसपास क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। अच्छी बात है। गांगेय डॉल्फिन, सुई या सुसु कहते हैं इसको, तो राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है इसको। प्रयागराज से मिर्जापुर तक गंगा के क्षेत्रों में हम देखते हैं, मिर्जापुर से लेकर के प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर तक गंगा नदी में पाई जाती है गांगेय डॉल्फिन, है ना। शेर, बारहसिंगा, चीतल, हाथी, भालू, गैंडा, बारहसिंगा दुर्लभ प्रजाति, सेरवन डुआलिसी तथा डिस्पिस्ड हेयर एवं चरस जैसे जंतु लखीमपुर स्थित दुधवा उद्यान व किशनपुर बिहार में मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जीव इसमें, चूंकि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा एक ही में मिले हुए हैं, है ना। हाँ, नहीं, आप जहाँ रहते हैं वहीं। हाँ, मिर्जापुर के कैमूर वन्यजीव बिहार में चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण हम देखते हैं। आगरा, इटावा, औरैया स्थित चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल, डॉल्फिन, मछली, ये सब महत्वपूर्ण जो जंतु हैं हमें देखने को मिलते हैं। चंदौली के चंद्रप्रभा बिहार में चिंकारा, सांबर, तेंदुआ ये मिलते हैं। पूछता है ना, तो इसलिए हमें पढ़ना ही है कि कौन सा कहाँ ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पटना में जो एटा पटना पश्चिम विहार है, उसे घोषित कर दिया गया है रिजर्व के रूप में। वाराणसी में गंगा में रामनगर से राजघाट तक 7 किलोमीटर क्षेत्र में 1989 में स्थापित हुआ था कछुआ वन्यजीव विहार। विश्व का पहला कछुआ वन्यजीव विहार है। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि विश्व का पहला है, और कहाँ, बनारस में, ठीक है। पहले भी हम लोग चर्चा, कुकरेल, लखनऊ व सारनाथ, वाराणसी में हम देखते हैं कछुआ प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। काले हिरण के संरक्षण हेतु राज्य में 2 अलीगढ़ और गवाना क्षेत्र व प्रयागराज का मेजा कोरवा क्षेत्र, इनमें हम देखते हैं गैर वानिकी संरक्षण केंद्र हैं, ठीक, काले हिरण के लिए। बाकी जो है हो गया, अब ज़्यादा चर्चा नहीं करना। राज्य में गैर वन क्षेत्र के लिहाज से सबसे ज़्यादा काले हिरण गभाना क्षेत्र में ही हम देखते हैं, ठीक है ना। गभाना क्षेत्र अलीगढ़ वाले क्षेत्र में पड़ेगा, अलीगढ़ ज़िले में। तो ये आपका हो गया पुराना जो स्टैटिक जीके के तहत चीज़ें। हालांकि करंट अफेयर्स के तहत कुछ चीज़ें जो हैं बदली हैं, तो उसको भी देखेंगे। हालांकि अब करंट की जगह पे स्टैटिक हो जाएगा, कुछ अवार्ड्स वगैरह जो पीलीभीत इत्यादि को मिला है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब 2-4 टॉपिक और बचे हैं हमारे यूपी स्पेशल में, उनकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो यूपी की जो है चीज़ें सामान्यतः ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, 17-18 से एग्ज़ाम होना पुलिस का, ठीक है ना। बाकी 11 से तो उसका RO का भी है, बाकी SI ASI का भी है। एग्ज़ाम कंटिन्यू चलते रहेंगे लगातार अब। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।